राउटिंग के साथ फॉरवर्डिंग भी है कि जब हम राउटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके साथ एक फॉरवर्डिंग का भी प्रोसेस है, जो कि क्या कर रहा होता है बेसिकली विद इन राउटर जो है वो स्पेसिफिक इंटरफेस पे फॉरवर्ड करता है, और ओवरऑल जो है उस पर राउटिंग टेबल जो है वो डेवलप हो रहा होता है राउटर के अंदर, जो कि उसको बता रहा होता है कि किस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कौन सा रूट लेना है। ठीक है, उसके अलावा हमने आईपी एड्रेसिंग पढ़ा था, उस पर हमने बहुत डिटेल में बात की। ठीक है, वो हमने कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि वी हैव कंप्लीटेड नेटवर्क लेयर, नाउ विल मूव टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट लेयर, and in transport layer again we will see transport layer services and transport layer protocol. Why transport layer services are important? Because we must know what basically role of transport layer in TCP/IP model. If we don't know the services or role of the transport layer, we cannot study transport layer, because we must know the function or services of a specific layer when we study a layer. Okay, so we'll see transport layer services and then transport layer protocols. Can anyone tell me what are the protocols used at transport layer? What are the protocols used at transport layer? TCP and Sir, UDP. TCP, UDP. TCP, UDP, exactly. So Yes, we use TCP and UDP protocols at transport layer, and we will see services of transport layer. And today we inshallah complete transport layer, and we'll have a few questions which are also important because for your next quiz and for your final exam as well. And as I posted on Google Classroom, we'll also include transport layer in the quiz on Wednesday. Initially, we decided to include IP addressing only, but at this stage, I think if we include transport layer, then that would be more beneficial for you in final exam. Also, I request a request of including overall course in the next quiz, but I believe that would be a bit difficult for you. So I decided to include transport layer as well in with the IP addressing in the next quiz. ठीक है जी, मैं थोड़ा सा अपनी लोकेशन में थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा था। अभी यूनिवर्सिटी में हूँ तो काफ़ी दिन बाद आना हुआ है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है, तो फिर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बल्कि फाइल शाम क्या खोल दिए, ऑन कर दिए, नहीं किए, कूलिंग हो रही है ना? ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी सर हम एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन लेयर करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं जरा अभी मूव कर जाऊँ, फिर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीन आ रही है आपके सामने ट्रांसपोर्ट लेयर? यस सर। ओके, यस सर। so initially about the introduction, the transport layer is located between application and network layer. We already know about this. It provides a process to process communication between two application layers, one at the local host and other at the remote host. This we have already discussed when we were studying data link layer. हमने बात की थी कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। तुम्हें याद हो कि हमने फ्लो कंट्रोल की बात की थी जब, तो हमने दो चीजें की थी। हम थोड़ा सा डाटा लिंक लेयर भी हमारा रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम डायग्राम में देखोगे वहां पे भी क्लियरली नजर आ रहा है, और मैं तुम्हारा जो है यहाँ से शेयरिंग जो है ठीक है जी। देखो, डाटा लिंक लेयर का हमने बात की थी कि डिफरेंट नोड्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंप्यूटर हो सकता है और यहाँ पे एक सर्वर हो सकता है, दिस कुड बी अ सर्वर, ठीक है।
अगर ये यूजर है, इसने इस सर्वर को एक्सेस किया है, ठीक है, तो उसके लिए डाटा लिंक लेयर पे हमने बात की थी कि यहाँ पे कोई स्विच होगा, ठीक है, और फिर कोई राउटर भी आ रहा होगा प्रॉब्ली। यहाँ पे अगर इंटरनेट है तो राउटर भी आ रहा होगा या कोई स्विच होगा। डाटा लिंक लेयर में हम बात कर रहे थे कि नोड टू नोड जो है हम फ्लो कंट्रोल मैनेज करते हैं, एरर कंट्रोल मैनेज करते हैं, फिर इन दो नोड्स के दरमियान करते हैं जिसमें एक फिजिकल मीडियम कनेक्ट होता है, फिर आखिर में सर्वर के साथ अगर स्विच लगा हुआ है तो उस दो नोड के दरमियान हम फ्लो कंट्रोल मैनेज करते हैं, हम एरर कंट्रोल मैनेज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये हमने इससे पहले भी बात की थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में ये डिफरेंट नोड्स के बजाय वो एंड टू एंड मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, क्लाइंट टू सर्वर या लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट। ठीक है, जब रिक्वेस्ट ये दोबारा सेंड कर रहा होगा तो ये लोकल होस्ट हो जाएगा, ये रिमोट होस्ट हो जाएगा। तो इस केस में एंड टू एंड, ठीक है, दो जो है होस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन होती है और यहाँ पे नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रही थी। ठीक है, अर्जम है क्लास में, अर्जम का क्वेश्चन भी था कि नोड और होस्ट में डिफरेंस क्या है, बल्कि उन्होंने सिनेरियो बेस में क्वेश्चन भी किया था। तो ये जो कम्युनिकेशन है एंड टू एंड, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैनेज हो रही होती है और ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन दो एप्लीकेशंस के दरमियान होती है। ठीक है, मेरा ख्याल है लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं लाइट्स कुछ कम करने की कोशिश करता हूँ। अब मेरा ख्याल है बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड टू एंड जो कम्युनिकेशन हो रही है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो रही है। ठीक है, एरर और फ्लो कंट्रोल नोड टू नोड हो रहा है, तो अल्टीमेटली जब एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगी उसमें एरर भी बहुत कम होगा और फ्लो कंट्रोल के भी इश्यूज बहुत कम होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उसको मैनेज कर रहे हैं हर नोड पे। ठीक है, नोड टू नोड मैनेज करना आसान है। ठीक है, और तकरीबन तमाम एरर और फ्लो कंट्रोल मैनेज हो गए। अब यहाँ पे बिटवीन टू एप्लीकेशन को कंट्रोल सर नोड में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं होता है क्लाइंट, तो यहाँ पे वेब सर्वर होगा और यहाँ पे उसका ब्राउजर होगा। वेब सर्वर और ब्राउजर के दरमियान हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे चीजों को मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, नाउ अगेन मूव टू द प्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो डायग्राम में बिल्कुल ऐसे ही है कि एक नोड टू नोड कम्युनिकेशन बताई हुई है, ठीक है, और प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन बताई हुई है। ठीक है, दो होस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन है और इनके अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है, हमने जो एग्जांपल दी, यहाँ पे वेब ब्राउजर चल रहा है और सर्वर साइड पे वेब सर्वर चल रहा है, IIS या अपाची। तो वेब ब्राउजर जो कम्युनिकेट कर रहा है वेब सर्वर से, वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे परफॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ लास्ट में बताया गया है दिस इज प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज क्या है? एक तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड एड्रेसिंग एंड पोर्ट नंबर्स। ठीक है, you already know about port numbers that we have discussed is the addressing which is used at transport layer. What is the addressing used at network layer? Sir, IP addressing. IP addressing. IP addressing. What used at data link layer? MAC address. MAC address, exactly. And what used at transport layer, that is port number, that we have already discussed when we were studying TCP/IP and OSI layers. Even you have an assignment on this as well. अच्छा जी, पोर्ट नंबर्स की हम बात करते हैं, हमने इससे पहले डिस्कस किया इन ट्रांसपोर्ट लेयर वी यूज पोर्ट नंबर एज एन एड्रेसिंग, बट देयर आर सम स्कीम्स about the port numbers. There are some port numbers
which are universally used as well known port number. Like if we say what is the port number of web server, or we say port number of HTTP protocol that is used for web server. What is the port number for HTTP? That is port 80, TCP port 80. And what is the port number of HTTPS? That we have already discussed in class. What is the port number of HTTPS? ठीक है जी, HTTPS के क्या पोर्ट नंबर है? 443, TCP 443। पोर्ट नंबर का किसको आइडिया है भाई क्लास में? सर क्या चीज? पोर्ट नंबर। देखो ये तुम लोगों ने स्क्रीन देख ली थी, क्लास में हमने सॉकेट की बात की थी, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू सी वी सॉ इन द क्लास लोकल एड्रेस एंड फॉरेन एड्रेसेस। ये स्क्रीन याद है भाई आप लोगों को? Yes, sir. इसमें देखो लोकल एड्रेस पे पहले आईपी एड्रेस आता है। लोकल एड्रेस जो मेरे पीसी का एड्रेस है 10.40.0.225, उसके आगे कॉलन के बाद जो चीज आ रही है दैट इज पोर्ट नंबर, ठीक है। दिस इज लोकल एड्रेस। अच्छा, आईपी एड्रेस विद पोर्ट नंबर कहलाता है सॉकेट, ठीक है। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस इज कॉल्ड सॉकेट। एंड दिस इज फॉरेन एड्रेस, एंड हियर वी हैव पोर्ट HTTPS. HTTPS is the port that is the port at the foreign server or foreign location, and this port is of SSL. What it means, the remote server or remote system is running a service of HTTPS, and the local machine is basically accessing HTTPS service from a remote machine or remote server. And what HTTPS is? वेब ब्राउजर पे जब आप ब्राउज कर रहे होते हैं तो आपकी वेबसाइट स्टैंडर्ड HTTP प्रोटोकॉल यूज करती है, लेकिन आज हम सिक्योर करने के लिए HTTPS यूज करते हैं। ये सबको पता है क्लास में? यस सर। ठीक है, किसको नहीं पता भाई? जिसको नहीं पता वो पूछ ले। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट लाइन देख लो तुम लोग। लास्ट लाइन हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त कि ये कर्सर नजर आ रहा है भाई मेरा? एरो नजर आ रहा है? जी सर। ये देखो, ये लोकल एड्रेस है, ये पोर्ट नंबर है, तो ये कलेक्टिवली कहलाता है सॉकेट, लोकल सॉकेट। और ये रिमोट सर्वर का एड्रेस है और ये पोर्ट नंबर है HTTPS। ये जो है सॉकेट कहलाता है सर्वर साइट का या रिमोट साइट का, ठीक है। अच्छा, यहां देखो लोकल पे जो पोर्ट नंबर है 62,000 में आ रहा है, और जो वेल नोन नंबर है 443 HTTPS, तो लोकल का नंबर 62,000 में आ रहा है। अब तुम इस स्क्रीन पे डायग्राम देखो, ये कहता है कि 3 कैटेगरीज होती हैं पोर्ट्स की, ठीक है। एक तो वेल नोन पोर्ट नंबर है, बल्कि नेक्स्ट में हम आते हैं। देखो, एक तो डायनामिक और प्राइवेट नंबर है जो कि जाते हैं 49151 से 65,535। मेरा जो पीसी का पोर्ट नंबर है वो ये आ रहा है डायनामिक, यानी ये कभी भी चेंज हो सकता है। जब मेरे पीसी से रिक्वेस्ट गई और वो फुलफिल कर देगा तो इस पोर्ट की जरूरत नहीं है दोबारा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसी और पोर्ट के साथ चली जाएगी और वो चेंज होते चले जाएंगे इस रेंज के अंदर। ये क्लियर हो गया? अच्छा, सर्वर पे जो सर्विसेज चलती हैं वो वेल नोन पोर्ट नंबर की होती हैं मोस्टली,
जो हमारी दूसरे साइट पे फॉरेन एड्रेस था वो HTTP था, HTTPS जो कि 443 है, वो वेल नॉन की कैटेगरी में लाई कर रहा था, ठीक है, जो कि 0 से 1023 तक जाते हैं। अब जितनी भी सर्विसेज हैं, DNS की बात करें दैट इज UDP 53, मेल में SMTP की बात करें दैट इज TCP 25 पोर्ट नंबर, अगर मेल में पॉप का अगर सर्विस की बात करें दैट इज TCP 110, ठीक है। अगर हम वेब की बात करें HTTP दैट इज TCP पोर्ट 80, FTP पोर्ट नंबर इज TCP 21, ठीक है। तो पोर्ट नंबर ये कॉमन वो पता होते हैं, खास तौर पे जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आपको पता होता है। इवन आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं क्लाइंट सर्वर, तो आप उसका सम टाइम पोर्ट नंबर फिक्स भी कर देते हैं, ठीक है, और रिमोट से वो स्पेसिफिक पोर्ट पे आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की जो कि वेबसाइट है, अब वेबसाइट बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे ही चलेगी, ठीक है, क्योंकि दुनिया भर में कोई भी ब्राउजर में जब एंटर करता है abcd.com डाल के तो वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे ले जाता है, नंबर 1। इसी तरह जब वो एंटर करता है, अगर सर्वर पे पोर्ट 80 की रिक्वेस्ट आ रही है लेकिन सर्वर पे आपने सिक्योर किया हुआ है SSL, तो वो उसे शिफ्ट कर देता है पोर्ट 443 पे, ठीक है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे या कभी वेबसाइट पे होस्ट करेंगे कोई भी वेबसाइट, तो स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे आप कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ वेल नोन होती हैं, जैसे हमें पता है कि HTTP एक वेल नोन पोर्ट है, उसका एक इंटरनेशनली ग्लोबली पोर्ट TCP 80 यूज होता है। HTTPS वेल नोन पोर्ट है, वो ग्लोबली उसके लिए पोर्ट जो डिफाइन है वो TCP 443 है, ठीक है। एंड email is a well known SMTP service that is a well defined port is TCP 25. DNS is a well known service and a globally defined number by ICANN is UDP 53, ठीक है, यहाँ तक सही है। यस सर। अच्छा, अब आगे आते हैं, देखो सॉकेट एड्रेसिंग। सॉकेट क्या होता है भाई? अभी हमने देखो स्क्रीन पे देखा था कि अगर ईमेल एड्रेस IP एड्रेस और पोर्ट नंबर अगर कलेक्टिवली डिफाइन किए जाए तो कलेक्टिवली अगर शो किए जाए दैट वुड बी अ सॉकेट एड्रेस, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इज कॉल्ड सॉकेट एड्रेस। ये बिल्कुल क्लियर है और ये तुम स्क्रीन पे भी देख चुके हो इस जगह कि देखो जितने भी लोकल कनेक्शन जा रहे हैं, लोकल एड्रेसेस वो एक सॉकेट से ही जा रहे हैं, वहां पे वो IP एड्रेस भी है और पोर्ट नंबर भी है। इसी तरह फॉरेन कनेक्शन भी हैं जितने वो सॉकेट हैं, उसमें IP एड्रेस भी और पोर्ट नंबर भी है, ठीक है। सॉकेट एड्रेस क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। और ये सॉकेट तुम्हारे कंप्यूटर पे भी बन रहे होंगे और तुम्हारे मोबाइल फोन पे भी बन रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल फोन पे भी मल्टीपल सर्विसेज है। हम इसका एक केस आगे देखेंगे इंशाल्लाह कि सॉकेट एड्रेस कैसे काम करता है। बल्कि अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सॉकेट एड्रेस की देखो प्राइमरीली नीड क्या होगी। चलो सॉकेट एड्रेस की बात करते हैं कि सॉकेट एड्रेस अगर तुम्हारे कंप्यूटर पे है या तुम्हारे मोबाइल फोन पर है, ठीक है, तो ये अगर तुम्हारा और ये मैंने एक सर्वर बना दिया। हम मोबाइल फोन की अगर बात कर ले, ये मोबाइल फोन है भाई तुम्हारा, ठीक है, नजर आ रहा है? दिस इज योर मोबाइल फोन, विजिबल है? यस सर। जी सर। अच्छा, अब तुम्हारे मोबाइल फोन से व्हाट्सएप की भी सर्विस चल रही है, व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक की भी डाउनलोडिंग चल रही है, ठीक है, इस पे जीमेल भी हुआ है, ईमेल जो कि जीमेल चल रहा हो शायद, क्योंकि एंड्रॉइड में ज्यादातर जीमेल चल रहा है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई मिसाल के तौर पे 50 सर्विसेज चल रही हैं। अब तुम्हारा डाटा जो व्हाट्सएप
व्हाट्सएप का आ रहा है इस पे, व्हाट्सएप का डाटा व्हाट्सएप की एप्लीकेशन में जा रहा है, फेसबुक का डाटा फेसबुक की एप्लीकेशन में जा रहा है, ईमेल का डाटा ईमेल की एप्लीकेशन में जा रहा है, ठीक है। और जो डाटा आ रहा है, तुमने अगर ब्राउज किया अपने ब्राउजर से, क्रोम से, तो ऐसा नहीं क्रोम का डाटा वापस तुम्हारे फेसबुक में आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। क्रोम का डाटा फेसबुक में नहीं आएगा, व्हाट्सएप में नहीं आएगा, बल्कि क्रोम में आएगा। उसका रीजन ये है कि जब तुम्हारा डाटा क्रोम से तुम लेके जाओगे तो तुम्हारा एक लोकल आईपी होगा जो मोबाइल फोन का आईपी है, उसके आगे एक पोर्ट नंबर होगा जो कि रेंज हमने बताया था, जो कि आपकी वेरिएबल होती है, चेंज होती है, टेम्पररी असाइन होती है, वो 64035 एक ऐसा नंबर है। अब ये क्रोम का डेटा आईपी एड्रेस तुम्हारा सबका सेम होगा मोबाइल का, लेकिन पोर्ट चेंज हो रहा होगा, और वो पोर्ट जो चेंज हो रहा है वो लोकल प्रोसेस को बता रहा है क्रोम का। ये लोकल प्रोसेस इस पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है। जब ये सर्वर पे जाएगा, तो सर्वर से जो रिक्वेस्ट आएगी वो इसी जगह फुलफिल होनी चाहिए, तुम्हारे क्रोम में ही वो रिक्वेस्ट आनी चाहिए। तो जब वापस आएगा तो वो इसी सॉकेट को सर्च करेगा और इस पोर्ट नंबर से तुम्हारे मोबाइल फोन में जाएगा और तुम्हारी स्पेसिफिक प्रोसेस में, तुम्हारी उस एप्लीकेशन में वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन वी हैव सेम आईपी एड्रेस एंड डिफरेंट पोर्ट नंबर्स which create multiple sockets in a device. Likewise at server we may have multiple requests with multiple sockets. अब मिसाल के तौर पे फेसबुक पे अगर है सर्वर पे, तो फेसबुक के सर्वर पे यहाँ तुम्हारे पोर्ट अलग अलग है और आईपी सेम है। क्लाइंट पे तुम्हारा आईपी मोबाइल डिवाइस का एक है और पोर्ट नंबर बहुत सारे हैं डिफरेंट, क्योंकि हर रिक्वेस्ट अलग अलग आ रही है, सेम आईपी एड्रेस सेम डिवाइस पे। लेकिन अगर हम बात करें सर्वर की, अगर फेसबुक के सर्वर पे तुम्हारी रिक्वेस्ट जा रही है तो वहां पे फेसबुक पे पोर्ट नंबर सेम होगा, HTTPS, वो सारी यही सर्विस होगी, ठीक है। फेसबुक पे सर्विस HTTPS की चल रही है, लेकिन डिफरेंट सोर्स से आ रहा है तो आईपी एड्रेसेस अलग अलग होंगे। एक ये आईपी होगा कहीं 154.36.2.5, ये समझ गए ये कि सर्वर साइड पे ये पोर्ट कॉमन होगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सर्विस को रन कर रहा है, लेकिन क्लाइंट जो कि दुनिया भर से आ रहे हैं उनके आईपीस चेंज हो जाएंगे। तो सर्वर साइड पे ये सॉकेट होगा और क्लाइंट साइड पे ये सॉकेट होगा। अगर तुम्हें एक एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, सॉकेट नंबर 64,000 के साथ दे दिया जाए या 63,000 के साथ दे दिया जाए, और तुमसे पूछा जाए ये सॉकेट क्लाइंट साइड पे क्रिएट हुआ है या सर्वर साइड पे, तो आप क्या बताओगे भाई? सर ये क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे। और अगर तुम्हारा सॉकेट उसमें यूनिवर्सल पोर्ट नंबर यूज हो रहा है, बेशक वो HTTPS का हो, HTTP का हो, ईमेल का हो, ठीक है, तो वो सर्वर साइड पे होगा क्लाइंट साइड पे होगा? सर्वर साइड। सर्वर साइड पे, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ समझ आ गया तुम्हें, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई सिनेरियो बेस्ड एग्जाम में, ठीक है। तो तुम्हें जो है भाई चीजें कॉन्सेप्चुअली देखनी है, पेपर बहुत आसान होगा उसके लिए जिसने पढ़ा है, ठीक है, उसके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है जी, ये सॉकेट का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चल गया, सॉकेट होता क्या है और व्हाई डू वी नीड सॉकेट, ठीक है, व्हाट बेनिफिट वी हैव व्हेन यूजिंग सॉकेट, ठीक है। किसी एक मशीन पे एक आईपी के साथ मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो जाते हैं और रिक्वेस्ट सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आईपी एड्रेसेस वर्सेस पोर्ट नंबर, ये बहुत क्लियर है तुम्हारे सामने कि यहाँ एक एप्लीकेशन लेयर है टॉप पे, उसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके नीचे नेटवर्क लेयर है, ठीक है। राइट साइड पे जो डायग्राम है सही है, राइट साइड पे जो डायग्राम है उसमें सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि आईपी एड्रेस है, ठीक है। आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर 13 है, ठीक है,
पोर्ट नंबर 13 का मतलब पोर्ट 13 ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेगा और आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, और उसके साथ जो एक्चुअल डाटा है वो एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन पे प्रेजेंट होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दिस डायग्राम सिंपली शोज द आईपी एड्रेस इज यूज्ड एट नेटवर्क लेयर एंड द पोर्ट एड्रेस इज यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर। व्हेन वी सी सॉकेट एड्रेसिंग, उसके डिसीजन हर लेयर पे अलग हो रहे होते हैं। आईपी एड्रेस से वो स्पेसिफिक होस्ट पे ले जाता है, जब होस्ट पे चला जाता है उसके बाद वो देखता है कि एक्चुअली विच पोर्ट नंबर दिस datagram has to be communicated or transferred. At that stage, transport layer in the datagram, it looks for the port number and send that request to a specific port number where a specific service is running or a specific process is running. ठीक है, और ये देखो ये भी हम क्लास में देख चुके हैं कि हमारी जो सर्विसेज चल रही होती हैं टास्क मैनेजर में, बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं, किसी भी मशीन पे बहुत सारी सर्विसेज चलती हैं, और तमाम सर्विसेज चूंकि प्रोसेस हैं एक अलग पोर्ट नंबर पे रन हो रहे होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? सर ये समझ नहीं आया सर, आईपी एड्रेस तो ऑलवेज सेम होगा सर, पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा सर, कौन सी कंडीशन में होगा ये? पोर्ट नंबर डिफरेंट कौन सी कंडीशन में होगा? देखो भाई, ये जो ब्लैक डायग्राम है इसमें देखो आईपी एड्रेस सेम है, ठीक है, हम कह रहे हैं लोकल साइट पे आईपी एड्रेस सेम है, पोर्ट नंबर डिफरेंट है। ठीक है, क्यों? देखो भाई, मोबाइल फोन की एग्जांपल दी थी मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तुम्हें जो बोर्ड पे एग्जांपल दी थी उसमें यही कहा था ना कि तुम्हारा एक डाटा जो है क्रोम का जा रहा है, वो अगर पोर्ट अलग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट क्रोम से गई थी? वापसी में तो व्हाट्सएप में भी वही आईपी एड्रेस है, ठीक है, फेसबुक के लिए, ईमेल के लिए, ब्राउजर के लिए, सबके लिए तुम्हारे मोबाइल का एड्रेस तो सेम है आईपी एड्रेस, लेकिन इनमें डिफरेंस पोर्ट नंबर के हिसाब से ही आएगा ना। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं दोबारा स्लाइड पे। अच्छा, ये तो हमने सर्विसेज देख ली ट्रांसपोर्ट लेयर की, क्या देखी भाई हमने? एक तो पोर्ट एड्रेसिंग देख ली हमने सर्विस, ठीक है, उसके अलावा इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन का प्रोसेस हमें पता है कि हर लेयर पे होता है, ठीक है, हमने देखा था तमाम लेयर पे इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन का प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन लेयर से जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो वो सेगमेंट में चेंज कर देता है, ठीक है, इसी तरह रिसीविंग पे जब डिकैप्सुलेट होता है, डिकैप्सुलेट में ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो सेगमेंट्स हैं वो किस में जाते हैं? वो एक्चुअल बाइनरी नंबर्स में चले जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि हमने फिजिकल लेयर की हमने बात की थी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात, हमने डाटा लिंक लेयर पे बात की थी कि नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रही थी, वो तमाम फिजिकल मीडिया पे हो रही थी। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर की जो कम्युनिकेशन है उसमें मीडिया तो इन्वॉल्व है, लेकिन एंड टू एंड दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है, तो वो सॉर्ट ऑफ लॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन टू एप्लीकेशन। क्योंकि फिजिकल कनेक्शन है वो तो पूरा मीडिया से होता हुआ जाएगा कि अगर हम यूएस में फेसबुक का सर्वर एक्सेस कर रहे हैं और कराची में बैठे हुए, तो फिजिकल कनेक्शन तो वो पूरे ऑप्टिकल फाइबर से जाएगा, कहीं वायरलेस पे जाएगा, कहीं राउटर से होगा, कहीं स्विच से होगा, कहीं तुम्हारे केबल नेटवर्क से होता हुआ जाएगा, फिर पीटीसीएल के नेटवर्क में जाएगा, फिर सिमईवी3 केबल से अंडर सी जाएगा। तो फिजिकल कनेक्शन बहुत डिफरेंट है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे दैट इज अ लॉजिकल कनेक्शन। उसमें जो दो एप्लीकेशन या जो दो प्रोसेसेस आपस में बात कर रहे हैं, उनको ये कंसर्न नहीं है कि वो ऑप्टिकल फाइबर से जा रहे हैं या वो एयर से जा रहे हैं या किसी स्विच से जा रहे हैं, राउटर से जा रहे हैं। वो दो प्रोसेसेस आपस में ऐसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे जैसे आपस में लॉजिकली एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है सर? अच्छा जी, इसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस होता है। ये हमने इनिशियल जब हम शुरू के लेक्चर में देखेंगे, प्रॉब्ली सेकेंड वीक में हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन इन मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग भी होता है। हमने ये भी बात की थी कि ये मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग वो वाली नहीं है जो हमने मल्टीप्लेक्सर में पढ़ा था।
बल्कि ये अगर तुम देखो तुम्हारे मोबाइल डिवाइस पे, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट जब बाहर जाती है इंटरनेट पे तो वो मल्टीप्लेक्स होके एक सेगमेंट में जाती है, ठीक है। वो सारे प्रोसेस, ऐसा नहीं कि हर प्रोसेस के लिए अलग सेगमेंट जा रहा है, ऐसा लाजमी नहीं है। उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट जो जा रही है, मल्टीपल प्रोसेसेस एक सेगमेंट में चले जाएंगे, क्योंकि इसका यूनिट क्या है भाई डाटा का, वो सेगमेंट है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो मल्टीप्लेक्सिंग होगी, सेगमेंट बनेगा, आईपी पे आके वो दूसरे होस्ट पे जाएगी, नेटवर्क लेयर से दूसरे होस्ट पे जाएगी, डाटा लिंक फिजिकल से होते हुए दूसरे एंड पे जो सेगमेंट खुलेगा तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे प्रोसेसेस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे अकॉर्डिंग टू पोर्ट नंबर, ठीक है। अच्छा जी, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, हमने जो बात स्टार्ट की थी, हमने बात की थी कि फ्लो कंट्रोल और डाटा लिंक कंट्रोल, ये एरर कंट्रोल ये डाटा लिंक लेयर पे भी होता है जो कि नोड टू नोड होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये जो सर्विसेज होंगी वो प्रोसेस टू प्रोसेस होंगी, ठीक है। ये क्लियर है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, यस सर क्लियर है। हाँ अच्छा, इसमें देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नोड टू नोड एरर को रिजॉल्व करना ज्यादा आसान है, क्योंकि दो नोड के दरमियान एक सिर्फ मीडिया आ रहा है, वहां एरर इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। फ्लो कंट्रोल में हमने बात की थी कि एक डिवाइस की सेंड की कैपेसिटी ज्यादा है, दूसरे की रिसीविंग की कम है, तो उसको मैनेज कर रहा होता है, ऐसा ही है। इसी तरह एक कैपेसिटी सेंडिंग और रिसीविंग की एप्लीकेशन साइड पे भी हो सकती है कि एक ब्राउजर जो डाटा सेंड कर रहा है और दूसरे एंड पे एक सर्वर है, वेब सर्वर, वो किस तरह रिसीव कर रहा है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा वेब सर्वर मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है, तो हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो गई हो, तो वो आपके ब्राउजर से जो डाटा आ रहा है उसे डिस्कार्ड नहीं करेगा, बल्कि उसकी क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो एप्लीकेशन लेवल पे हो रही है वहां पे उसे एडजस्ट करेगा, ठीक है। इस वक्त हम कहाँ बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे के वेब ब्राउजर गूगल क्रोम की और वेब सर्वर अपाची या IIS उनके दरमियान जो फ्लो है, ठीक है, दैट इज एट ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लो बिटवीन माय कंप्यूटर टू माय स्विच, दैट फ्लो कंट्रोल इज थ्रू डाटा लिंक लेयर। इज इट ओके, क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, हमने एरर कंट्रोल की भी बात की थी कि डाटा लिंक लेयर पे भी एरर कंट्रोल हो रहा है, जो कि हम CRC से करते हैं। देखो तुम्हारा वैसे रिवीजन भी काफी हो रहा है इस पे। CRC से हम डाटा लिंक पे एरर कंट्रोल करते हैं। हमने बात की थी कि हम नेटवर्क लेयर पे भी चेकसम के थ्रू एरर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब इतनी जगह हमने कंट्रोल कर लिया, हमने नेटवर्क लेयर पे भी एरर कंट्रोल किया, उसके अलावा हम एप्लीकेशन लेवल पे भी एरर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम कोई एरिया मिस नहीं कर रहे, पॉसिबली अगर कहीं पे कोई रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए, तो वो एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होता है बिटवीन टू एप्लीकेशंस, ठीक है। तो नीचे चेकसम में अगर तुम पढ़ो लास्ट लाइन, एवरी सेगमेंट कंटेन अ चेकसम फील्ड which is used to find corrupted segment. If the segment is corrupted, then segment is discarded by the destination TCP and is considered as lost. वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं अगर एरर होता है, उसे अगर लॉस्ट कंसीडर करेंगे तो आप एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेंगे। एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेंगे तो वो आपको जो सेंडर है दोबारा डाटा सेंड कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, ये रेयर केसेस में होता है, ठीक है। अगर आपकी बैंडविड्थ वगैरह सब सही है, मीडिया बेहतर है आपका अपना, तो बैक एंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो ये इतने एरर्स आते नहीं है, मोस्टली डाटा लिंक लेयर पे कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम देखो कि डिस्कार्डेड बाय डेस्टिनेशन TCP, ठीक है, तो ये TCP प्रोटोकॉल यूज होगा तो एरर कंट्रोल होगा।
यूडीपी प्रोटोकॉल में एरर कंट्रोल नहीं होता, ये हम आगे आके देखेंगे, ठीक है। तो वन थिंग टू रिमेंबर, ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर द एरर एंड फ्लो कंट्रोल इज on TCP protocol. In case of UDP protocol, there is no flow control and error control. ठीक है। इसी तरह हमने बात की थी कि नेटवर्क लेयर पे आप जो है उसकी रिलायबिलिटी के बजाय उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे TCP का ऑप्शन, UDP का ऑप्शन कहाँ यूज होता है वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपकी सर्विसेज हो गई। इधर इस डायग्राम में एक समरी है जो कि बता रहा है कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है। ईमेल की तुम्हारी एक प्रोसेस है या सर्विस है, वो यूज कर रहा है अगर एक मशीन, एक स्ट्रीमिंग वीडियो भी हो रही है, अगर हम राइट साइड से देखें आईपी टेलीफोनी भी इस पे हो रहा है, वेब पेजेस भी खुले हुए हैं, ठीक है, और इंस्टेंट मैसेजिंग भी है और ईमेल भी चल रहा है। ये तमाम जो सर्विसेज एक कंप्यूटर पे हैं, ठीक है, ये तमाम सर्विसेज क्या होगा, ये मल्टीप्लेक्स होंगी और एक सेगमेंट में ये सारी चीजें जारी होंगी, जो कि नीचे दिखाया गया है, सेगमेंट अलाउ सेशन, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन कैन यूज द नेटवर्क एट द सेम टाइम। जब मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ यूज कर रही हैं तो वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग कम्स इन, ठीक है। वो सारे एक सेगमेंट में जाता है, दूसरे एंड पे जाता है, वहां सेगमेंट ओपन होता है और इंडिविजुअल जो प्रोसेसेस हैं वो अपनी अपनी जो है स्पेसिफिक एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है। यहां तक ठीक है? यस सर। ठीक है, चीजें ज्यादा हो गई मेरा ख्याल है। अब इसको हम जरा कम करते हैं, आसान करते हैं प्रोटोकॉल पे जाने से पहले, ठीक है। अब आसान ऐसे करेंगे भाई कि देखो, अभी तक जो हमने बात की है इसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन इसमें से जो 70% चीजें हैं वो आपकी पुरानी स्टडी से हमने ली हैं, कॉन्सेप्ट सारे पुराने हैं। हमने स्क्रीन पे जो प्रोसेसेस की विंडो देखी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास। वी सॉ द ब्लैक विंडो of socket with IP address and port number of local host and remote host that we have already discussed in previous classes. We have talked about data link layer, we have talked about network layer that we have already discussed in previous classes. So students who have reviewed their previous lecture can understand very well, but those who have not reviewed but can recall can understand this very well. But in today's topic, we only discuss the few services provided by transport layer, and everything basically depend on the all other layers that we have already discussed. Because when a datagram comes to transport layer, it has to pass from physical layer, data link layer, and network layer, then finally transport layer. Okay, so what we have discussed today mostly talk about our previous lecture. इस पे कोई क्वेश्चन है तुम लोगों के? नो सर। नो सर, क्लियर है। ठीक है, चलो। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, देखो दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन दो प्रोटोकॉल्स को समझने से पहले इस स्लाइड को समझ लेना। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में दो स्लाइड्स हैं स्पेसिफिकली, उसके बाद हम प्रॉब्लम करेंगे और यूज केस करेंगे, ठीक है। जो इन स्लाइड को समझ लेगा, खासतौर पे तुम्हारे सामने है, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वी हैव टू टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। वन इज द कनेक्शन लेस एंड द अदर इज कनेक्शन ओरिएंटेड। In connectionless, if you see the first diagram, the packets with the datagram 1, 2, 3, 4, which are in sequence here, those may arrive out of sequence at the receiving end, because all the datagrams take different routes at the internet, because they have multiple options. Is a web, this is called web. Internet is called World Wide Web. In web, there are so many connections,
and one datagram can use one route and the other probably use another route. These are possibilities over a worldwide web, and we have thousands of routes. Mostly they use common routes, but sometimes few datagrams may use a different route. And when a company put a load balancing over a packet transmission, that forcefully route traffic to the different routes. So this is possible at the receiving end. Your datagram which received at the receiving end are not in order. Here at you can see at the first is datagram 1, datagram 2, and then we have datagram 6 and 5 and 4. This is out of sequence. When we talk about connectionless, the datagram may be received in out of order and they are not put in the order at the receiving end. Okay, तो पैकेट्स जो के अराइव हुए हैं आउट ऑफ ऑर्डर, इसी तरह ही एप्लीकेशन में चले जाएंगे, वो ऑर्डर में नहीं आएंगे. दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. In connection oriented protocol, the datagrams arrived at the receiving end are out of order. These would be placed in order and would be sent to application after placing in order. Okay, so this is the main property of connection oriented protocol. तो बहुत आसान हो गया कि आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट जो है वो कनेक्शन लेस में आ रहा है और कनेक्शन ओरिएंटेड में इन ऑर्डर आ रहा है. जब इन ऑर्डर आ रहा है इसका मतलब है फ्लो कंट्रोल भी कर रहा है वो. ठीक है, सीक्वेंसिंग भी मैनेज कर रहा है, जो कि हमने फ्लो कंट्रोल में देखा था कि पहले सीक्वेंस नंबर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा. ठीक है, सीक्वेंसिंग भी मैनेज कर रहा है. और फ्रेम जब आगे पीछे हो रहे हैं तो बफर में स्टोर भी कर रहा है. कि बफर में स्टोर करेगा तो फिर सीक्वेंस में लेके आएगा. ठीक है ना. हालांकि कनेक्शन लेस में बफर की जरूरत नहीं है. जिस तरह पैकेट अराइव हो रहे हैं उसको सीक्वेंस में लाने की जरूरत नहीं है. तो कनेक्शन ओरिएंटेड में आपके बफर भी कंट्रोल, आपके सीक्वेंस भी कंट्रोल हो रहे हैं. ठीक है, जब सारे ऑर्डर में आ जाएंगे तो एरर कंट्रोल भी होगा कि कोई लॉस अगर हुआ है तो वो उसे फुलफिल करेगा, उसके बाद ही उसका सीक्वेंस पूरा होगा. जब सीक्वेंस सारे आ गए, इन ऑर्डर आ गए, तो फिर एप्लीकेशन में ट्रांसफर करेगा. सो व्हाट वी सा इन द प्रीवियस स्लाइड, error control and flow control, these are basically controlled on TCP protocol. But in UDP we do not need to have a flow control because we do not require in sequence the packet or datagrams in sequence in case of UDP. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, TCP प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल से हमने पहले बात की है, तुम लोग शुरू क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो. एक UDP पोर्ट होता है, प्रोटोकॉल होता है जो कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, और दूसरा TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है. ठीक है, राइट साइड पे डायग्राम में देख लो तुम अगर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल हैं, इंटरनेट पे एक IP प्रोटोकॉल है. इसके अलावा भी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन मोस्टली हमने कहा था इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर पे वो IP प्रोटोकॉल होता है. इंटरनेट लेयर हम TCP IP के टर्म में बात करते हैं, OSI में नेटवर्क लेयर कहते हैं. ठीक है, समटाइम हम TCP IP में भी उसे नेटवर्क लेयर कह देते हैं. इसमें जो कॉमन प्रोटोकॉल है IP, वो हमें नजर आ रहा है. ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएंगे तो 2 प्रोटोकॉल्स हैं, एक तीसरा भी प्रोटोकॉल है, वो हम स्टडी नहीं कर रहे. ठीक है, दीज आर वेरी कॉमन प्रोटोकॉल. ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये 2 प्रोटोकॉल्स में तुम देखोगे कि DNS SMTP TCP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, HTTP TCP कर रहा है, FTP TCP कर रहा है, लेकिन DNS दोनों प्रोटोकॉल यूज कर रहा है. ऐसा है नहीं है? Yes, sir. 2 प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. आ रहा है. ठीक है, तो मोस्टली जो 95% जो सर्विसेज हैं वो कोई सिंगल एक प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हैं, आइदर वुड बी यूजिंग TCP और UDP.
अगर टीसीपी यूज कर रहा है तो हम उसे कहेंगे टीसीपी पोर्ट नंबर, यूडीपी कर रहा है हम कहेंगे यूडीपी पोर्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो कितना आसान है कि अगर तुम यहाँ पे, अगर हम यहाँ बात करें, अगर मैं सर्च लगाता हूँ टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट नंबर्स, ठीक है, ये देखो सर्च कोई भी लगा सकता है। देखो इसमें एक यूनिवर्सल जो पोर्ट नंबर है वो उसने मुझे बता दिया। देखो वेल नोन पोर्ट नंबर 0 to 1023, यही पढ़ा था हमने, 0 से 1023 तक होते हैं। अब उसने 21 बता दिया पोर्ट नंबर, टीसीपी जो है वो एफटीपी होगा। पोर्ट 22 टीसीपी यूडीपी एसएसएच के लिए होगा, 23 टीसीपी टेलनेट के लिए होगा, ठीक है। तो दीज आर दी पोर्ट नंबर, हम पूरी लिस्ट देख सकते हैं। दीज आर वेल नोन पोर्ट्स नंबर, दुनिया में हर एक को पता है, जो आईटी वाले लोग हैं, ठीक है। सारे पोर्ट्स नहीं पता होंगे लेकिन मोस्टली पता होंगे। तुम प्रोफेशनल लाइफ में होगे, तुम्हें बहुत सारे पोर्ट्स नंबर पता होंगे, और बेसिक पोर्ट नंबर्स अभी पता होने चाहिए, और आपको एग्जाम में भी पता होने चाहिए, ठीक है। सारे नहीं, जो हम आज की स्लाइड में पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आई विल नॉट टॉक अबाउट सो मेनी पोर्ट नंबर्स, आई विल टॉक अबाउट 5 to 6 पोर्ट नंबर्स दैट यू मस्ट नो फॉर योर एग्जाम, ओके। हाँ जी, ये देखिए आपने कि आप सर्च लगाओगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दोबारा स्लाइड पे आ जाते हैं। अच्छा, यूडीपी जो है that is a connectionless service, that uses connectionless service, and TCP uses connection oriented service. So TCP is a connection oriented protocol and UDP is a connectionless protocol, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चल गया कि यूडीपी की प्रॉपर्टी क्या है जो कनेक्शन लेस की है, कि आउट ऑफ ऑर्डर अगर पैकेट आ रहा है वो जाने देगा। टीसीपी प्रोटोकॉल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड की, कि वो फ्लो कंट्रोल भी मैनेज करेगा, ठीक है, और ऑर्डर्स वगैरह भी मैनेज करेगा, सीक्वेंसिंग भी मैनेज करेगा, इसके लिए बफर की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये दो चीजें अब क्लियर हो गई। टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस पता लग गया। यस सर। यस सर, और बाकियों को पता चला? ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पता चला है? हाँ सर जी, टीसीपी में कौन सा यूज होता है? जी दोबारा पूछिए। टीसीपी में कौन सा यूज होता है? देखो टीसीपी में होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। अगर आप स्क्रीन देखोगे तो टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जो फर्स्ट लाइन है, दिस सेज टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, एंड फर्स्ट लाइन ऑफ यूडीपी सेज यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। And in previous slide, we all know about TCP, connection oriented and connection less. So we know about the property of these two protocol. ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा हम कहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, वो देखो नीचे एक डायग्राम है, उस पर बेस कर रही है, ठीक है। राइट साइड पे डायग्राम है। हमने बात की थी कि जब भी डाटा ट्रांसफर होता है तो वो बाइनरी नंबर्स में होता है। जितनी भी प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन है वो डाटा के साथ साथ जाती है डाटाग्राम में। डाटा है, उसके ऊपर डाटा लिंक लेयर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मैक एड्रेस क्या है, सीआरसी नंबर क्या है, ठीक है, सीआरसी कोड तुम लोगों को निकालना आता है। उसके ऊपर आईपी की एड्रेस आ जाएगी, आईपी नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। व्हाट इज द आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, एंड व्हाट इज द checksum that you know how to calculate, what is the checksum, and then what is the information about fragmentation. In fragmentation we talk about id, we talk about flag number, all these information would be in the datagram. सबसे पहले डाटा है, उसके ऊपर डाटा के साथ हम जरा स्क्रीन पे आ जाते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो इसमें बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा पूरा कोर्स भी रिवाइज होता चला जाता है साथ ही साथ, जब भी हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ ये बोर्ड नजर आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है।
ये डाटा है तुम्हारा, ठीक है। डाटाग्राम में क्या होता है, ये फिजिकल लेयर से जाएगा डाटा लिंक लेयर पे, तो इधर इंफॉर्मेशन आएगी, एड्रेसिंग की आएगी, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक, ठीक है, सीआरसी। इसी तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी जो कि तुमने फ्रेम का जब फॉर्मेट देखा था उसमें देखा था, ठीक है। ये पूरा एक फ्रेम बनेगा। अब फ्रेम बनने के बाद क्या होगा कि वो ऊपर वाली लेयर पे आएगा, नेटवर्क वाली लेयर पे, वहां सोर्स आईपी आएगा, डेस्टिनेशन आईपी आएगा, ठीक है, चेकसम आएगा। नहीं आ रहा, नजर आ रहा है भाई ये? यस सर। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। स्क्रीन ब्लर हो रही है, बाकियों की ब्लर हो रही है या आपकी हो रही है? मेरा ख्याल है आपका नेटवर्क का कनेक्शन होगा, बाकियों की ब्लर नहीं हो रही, ठीक है। नहीं सर, ब्लर हो रही है। यस सर, ब्लर हो रही है, अच्छा ठीक है, ब्लर हो रही है। इसका सोल्यूशन बहुत सारे हैं। एक ये कैमरा बंद करके खोलने तो फिर हो सकता है बेहतर हो जाए। ठीक है जी, ये आपका डाटा हो गया, ठीक है। डाटा के बाद आपका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। सॉरी, डाटा के बाद आप सबसे पहले कहां होगे? डाटा लिंक लेयर पे आओगे, ठीक है। मैंने साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है। सोर्स मैक होगा, डेस्टिनेशन मैक होगा, ठीक है। इसके साथ सीआरसी की इंफॉर्मेशन होगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, और ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर पार्ट ऑफ योर फ्रेम, ठीक है। You have seen the structure of frame. There are many information which are in the frame, and all these are in binary format. After the frame, that would form a packet at the network layer. This would contain source IP, destination IP, checksum, and what else? In fragmentation, this will also include flag and ID of specific segment, and there are many information which are part of IP packet. So at the data link layer we have binary numbers 101, at the data link layer we have frame, and then all these would, with these additional information, would form a packet, ठीक है। इसके बाद जब ऊपर आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब सेगमेंट बनेगा तो इधर सोर्स पोर्ट आएगा, ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट आएगा, ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगा, फिर ये पूरा सेगमेंट बन जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हम किस पोर्शन को देख रहे हैं? हम इस सेगमेंट को देखेंगे। हम स्क्रीन पे जो देखेंगे वो इस सेगमेंट को देखेंगे, ठीक है, जो टॉप पे है। अच्छा, हमने सारे फॉर्मेट देख लिए हैं, हमने आईपी का फॉर्मेट देख लिया है, हमने जो है फ्रेम के फॉर्मेट देख लिए हैं। देखो, सेगमेंट का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। एक तो अगर इन केस यूडीपी है उस पर इंफॉर्मेशन कम होती है क्योंकि फ्लो कंट्रोल वगैरह मैनेज नहीं होता, तो उसका 8 बाइट्स का होता है सेगमेंट, और टीसीपी के केस में उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो उसका 20 बाइट्स का होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? टीसीपी सेगमेंट्स हैज 20 बाइट्स whereas UDP segment has only 8 बाइट्स, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस आ गया। जहां पे आपने कंट्रोल कम डाले हुए हैं वहां उसके बाइट्स कम ही होंगे यकीनन, ठीक है। अच्छा, डाटा अपनी जगह अलग है, लेकिन ये एडिशनल सिर्फ आपके सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस यूडीपी इन डिटेल। नंबर 1, वी विल डिस्कस यूडीपी इन डिटेल, एंड इन नेक्स्ट प्रॉब्लम, this is the problem that you have to solve, and
If you have शेयर करना paper and pen, then you can do it right now. ठीक है, और I suggest you to solve it right now. अच्छा, इसमें सबसे पहले देखो राइट साइड पे देख लो, मुझे बताओ कि यूडीपी सेगमेंट का साइज कितना होता है, कितने बाइट्स का होता है? 8 बाइट 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, ये सबको पता चल गया 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, अच्छा हमने देखो सबसे ऊपर वाली डायग्राम में देखो ये 8 बाइट हेडर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, सारा डाटा एज इट इज होगा अलग से। ठीक है, ये 8 बाइट हेडर्स का मतलब क्या हुआ कि 8 8 जा 64 बिट्स। ठीक है, तो टोटल जो हेडर का साइज है 64 बिट्स का साइज है। अब तुम बताओ कि जो यूडीपी हेडर यहाँ पे हमने दिया हुआ है CB84 शेयर नहीं हो रही शेयर नहीं है। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ भाई। हाँ जी, शेयर हो गई स्क्रीन। यस हाँ देखो, इसमें जो राइट साइड पे 2 डायग्राम्स हैं। सबसे पहले तो आपको जैसा बताया तुमने 8 बाइट का हेडर इस तरीके से होता है कि शुरू के इसमें 8 बाइट्स में 2 बाइट्स आपके सोर्स पोर्ट के हैं, 2 डेस्टिनेशन के हैं, 2 जो है आपके टोटल लेंथ बताते हैं और आखिर के चेकसम बताते हैं। ठीक है, अगर हम 64 बाइट्स 8 बाइट्स को देखें तो ये 64 बिट्स बनते हैं, 8 8 जा 64। ठीक है, ओके ठीक है, 64 बिट्स बन गए। अच्छा, ऊपर देखो ये बता रहे हैं कि आपका डाटा अलग होता है और 8 बाइट का हेडर अलग होता है। तो हम सिर्फ इस हेडर की बात कर रहे हैं, हम डाटा की बात नहीं कर रहे। डाटा की हमने कहीं पे भी बात नहीं की थी क्योंकि डाटा तो यूजर का अपना है। हम सिर्फ बात कर रहे थे हेडर की इस पूरे कोर्स में, क्योंकि हेडर ही एक्चुअल वो चीज है जो कि डाटा को डेस्टिनेशन तक ले जा रहा होता है। उसमें हर लेयर का हेडर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने बोर्ड पे भी इससे थोड़ा सा ब्रीफली देखा कुछ उसके हेडर में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो यूज हो रहे होते हैं। अब तुम्हारे पास इस एग्जांपल में एक यूडीपी हेडर दिया गया है। ठीक है, उस हेडर से तुमने नीचे जो 6 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देने। जो आज ही आंसर दे देगा तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आगे उसे बहुत सहूलत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम सबसे बोलूंगा कि इसके आंसर अपने पेपर पे लिखो। ठीक है, ये मुझे बताओ स्क्रीन पे जो यूडीपी हेडर है इसका साइज क्या है, कितने बाइट्स हैं? 8 बाइट है ना? 8 बाइट। 8 यूट्यूब तो 8 बाइट है ना? हाँ 8 बाइट्स है भाई, सर 16 है मेरे 16 बाइट्स है। अच्छा, इसमें देखो तुम्हारे पास ये हेक्साडेसिमल है। ठीक है, सी को अगर तुम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? सी को अगर डिजिटल में बताएंगे तो डेसिमल में कितना होगा? 12 होगा। ए कितना होगा? 10 ए 10, बी 11 और सी 12 होगा। ठीक है, सी को अगर तुम बाइनरी नंबर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1100 1 1100 1100। ठीक है, तो ये सी जो है बेसिकली 4 बिट्स है। ठीक है, तो एक तुम्हारा हेक्साडेसिमल 4 बिट्स के बराबर हो गया। अब ये टोटल काउंट करो कितने बिट्स है? 16 सर 16। Yes, sir. 16 में 16 4 जा 64 बिट्स। टोटल कितने बिट्स है बेटा ये? 64 64 बिट्स है। ठीक है, 64 बिट्स का हेडर जो है 8 बाइट्स के बराबर होता है और ये यूडीपी का हेडर है। क्लियर हो गया? ये यूडीपी का हेडर है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर है। ठीक है, अच्छा इस यूडीपी के हेडर में देखो राइट साइड पे, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें सोर्स पोर्ट नंबर क्या है तो कौन बताएगा भाई? सोर्स पोर्ट नंबर बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं
आगे आ रहा हूँ वहां पे। 1 मिनट सर, 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो भाई सारे, सबने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अच्छा भाई, इसका मुझे बताओ कि सोर्स कोड क्या है। सोर्स कोड क्या है, जल्दी करो, टाइम कम है भाई, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है तुम्हारे। सोर्स जी सभा बताइए। असम। सर, सोर्स होगा सर। देखो सोर्स कोड तुम देखो कि शुरू, ये जो सीक्वेंस है ना, तुमने जो स्क्रीनशॉट लिया है, 0 से 16 तक की जो बिट्स हैं, 0 से 15 तक की, वो सोर्स पोर्ट होती हैं। 16 से 32 तक की डेस्टिनेशन पोर्ट होती हैं। इसका मतलब है शुरू की 16 बिट में आपके CV84 आएगा, ठीक है। शुरू के 16 बिट में क्या आएगा, CV84, ऐसे ही। हाँ, ऐसा ही है सर, सही। ये आपका सोर्स पोर्ट हो गया, शुरू की 16 बिट सोर्स पोर्ट हो गई। नेक्स्ट 16 बिट जो है वो डेस्टिनेशन पोर्ट हो गई, ठीक है, क्लियर है। सर बाकी सोर्स पोर्ट है। डेस्टिनेशन पोर्ट बताओ क्या है। जितनी भी जो बची है वो सब। डेस्टिनेशन पोर्ट कौन बताएगा भाई। 000D। 000D, सॉरी। डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर पीछे वो कितनी है, क्या? जी टोटल लेंथ कितनी, 64 होगी ना टोटल। 00001C लेंथ जो आ रही है आपकी। यस सर, 001 C, ठीक है। और सेक्शन में आ जाएगा 001। ये सबके समझ आ गया। सर, हर ब्लॉक में 16 बिट्स का रख रहे हैं डेटा। जी सर, हर ब्लॉक में 16 बिट्स का डेटा रख रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो हम नहीं रख रहे, बल्कि अहमद, ये तुम अगर देखो हेडर जो तुमने स्क्रीनशॉट लिया है, हर एक में 16 बिट ही Yes, होते हैं यूडीपी के केस में, इसलिए हम 16 ले रहे Yes, हैं। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसलिए हम रख रहे हैं। क्लियर हो गया। ठीक। यस सर। अच्छा, अगर तुम एग्जाम में ये आंसर दोगे तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि कोड तुम्हारा कभी भी हेक्साडेसिमल में नहीं आता। अगर कंप्यूटर में देखते हो वो डिजिटल में आता है, ठीक है, वो सॉरी डेसिमल में आता है। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, दूसरे भी तरीके हैं, ठीक है। तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसे क्या आएगा, और इसको बताओ डेसिमल में कन्वर्ट करो। शाबाश बेटा, जल्दी करो। सोर्स कोड बताओ डेसिमल में क्या है। वी हैव टू आंसर दिस इन डेसिमल। क्या है भाई आंसर। कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास। सर CB84 का है सर 52100। 52100 सोर्स कोड 52100, ठीक है। देखो एग्जाम में तुम्हारा ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल ये होगा 52100। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में अगर अभी हम देखेंगे तो हमारे पोर्ट, सोर्स और डेस्टिनेशन इसी तरीके से आते हैं। मैं दोबारा तुम्हारे शेयर कर दूं, ठीक है। तुम्हें याद है ब्लैक स्क्रीन में नंबर आ रहा था, डेसिमल में आ रहे थे पोर्ट नंबर, ठीक है। डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर बताओ क्या है। इसका सर, इसका 13 सर। इक्वल टू 13 होता है ना। जी सर। अच्छा, ये 13 यूडीपी है टीसीपी है। 13 ये हमारे पास
अब तो अभी तो हम यूडीपी कर रहे हैं। हाँ यूडीपी है ना, पोर्ट नंबर टीसीपी भी होते हैं, यूडीपी भी होते हैं, तो ये 13 यूडीपी है, ठीक है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द यूजर डाटाग्राम, क्या है टोटल लेंथ? 28 है टोटल लेंथ ऑफ यूजर डाटाग्राम 28। बाकी स्टूडेंट का समझ आ रहा है भाई? अच्छा जी फोर्थ डी पार्ट बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डाटा? 28 कितना भाई? सर 28 होगा सर, 28 0013। होगा, पक्की बात है? और कौन बताएगा 28 होगा क्या होगा? नहीं वैसे आपने यहाँ पे देखा ना 001C रखा है वहाँ पे बोर्ड, तो उसकी तो वही 28 ही होगा। अच्छा ठीक है, ये 28 बाइट्स है ना ये जी। अच्छा देखो दो क्वेश्चन है, डिफरेंस समझ लो, ठीक है। सेक्शन सी जो बता रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ डाटाग्राम, दैट इज 28। सबा डाटाग्राम की लेंथ कितनी है? जी सबा, अहमद, मोहसिन, कौन बताएगा डाटाग्राम की क्या लेंथ है? सर 28 बाइट्स है ना। 28 बाइट्स। अच्छा देखो जो डाटाग्राम है उसमें तुम्हारा डाटा भी है और हेडर भी है, ठीक है। डाटाग्राम इंक्लूड हेडर and data as well. If 28 byte is the length of datagram, what is the length of data, actual data? सर 20। 20। हाँ उमर वेरी गुड। देखो 28 में 8 बाइट का आपका हेडर हो गया और Yes, sir. 20 बाइट्स का आपका एक्चुअल डाटा है, लेंथ हो ठीक गई। है भाई? सही क्या बोला? सही है भैया शाम? मैं एक मिनट से जवाब सुनने गया था तो ये पता नहीं क्या बोला आपने। नहीं सर समझ नहीं मुझे ये आया, वाली बात समझ नहीं आई। समझ नहीं आई। अच्छा देखो ये तुम्हें ये 28 तो नजर आ रहा है, ठीक है। सर ये 28 वाला तो नजर आपने आ रहा है। टोटल लेंथ को हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट किया है। हाँ ये हम तमाम को डेसिमल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना। अब तक हमने इससे पहले ठीक है सोर्स कोड सर। भी ऐसे ही निकाला था, डेस्टिनेशन कोड भी निकाला था, बाइट्स ऐसे निकाल लिए, ठीक है। यस ये जो है टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ Yes. इंक्लूड डाटा प्लस हेडर, डाटा प्लस हेडर, ठीक है। अब तुम्हारा डाटा का साइज, हेडर का साइज कितना है इसमें? हेडर का साइज बताओ। हेडर का साइड 8 बाइट्स। ये कितना? 8 बाइट। 8 बाइट्स, 8 बाइट्स हेडर के हैं, ठीक है। डेफिनेटली डाटा 20 का हो गया अगर हम 28 की बात कर रहे हैं। यस सर। ये क्लियर हो? इन 28 8 बाइट्स आर ऑफ हेडर एंड 20 बाइट्स आर ऑफ डाटा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यस। अच्छा अब हम दोबारा स्क्रीन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और वाइस वर्सा? भाई ये क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है या सर्वर से क्लाइंट की तरफ जा रहा है? सर क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाएगा ना। क्लाइंट से सर्वर, उमर कह रहे हैं क्लाइंट से सर्वर जाएगा, और कोई बताए भाई? सर क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाएगा। क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाएगा, शाबाश। देखो क्लाइंट से सर्वर की तरफ क्यों जाएगा, उमर और बिलाल बिल्कुल बता देंगे कि क्लाइंट का पोर्ट देखो ये वाला है और वेल नोन पोर्ट सर्वर का है। यस सर 13 है इसलिए। ये वेल नोन पोर्ट डेस्टिनेशन का है, इसलिए ये क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। 13 इज दी वेल नोन पोर्ट। वेल नोन पोर्ट हमेशा सर्वर के होते हैं और क्लाइंट उन सर्विसेज को एक्सेस करता है, ठीक है। डेस्टिनेशन का वेल नोन पोर्ट है, इसका मतलब है सोर्स क्लाइंट है और डेस्टिनेशन सर्वर है, ठीक है। सब आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं। नो सर बस ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा जी ये भी आंसर आ गया। अब बताओ कि व्हाट इज द क्लाइंट प्रोसेस? सर ये डे टाइम होगा ना।
ये डे टाइम होगा, ठीक है। डे टाइम कैसे होगा? हाँ जी, डे टाइम कैसे होगा? अच्छा, वी आर अगेन एट द प्रेजेंटेशन। देखो भाई, स्क्रीन शेयर हो गई तुम्हारे पास। देखो, पोर्ट 13 इज अ डे टाइम सर्विस का पोर्ट है 13। हमारा अगर 13 डेस्टिनेशन पोर्ट था, इसका मतलब है कि डे टाइम सर्विस यूज होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा सर्विस का? देखो, मैंने एक छोटा सा यहाँ टेबल लगाया हुआ है, इनमें से कोई भी सर्विस तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है, और यू मस्ट नो अबाउट दिस पोर्ट। इसके अलावा पता है तो सही है, ये पता होने चाहिए। नजर आ गया? यस सर, नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे बताओ भाई, डे टाइम का कौन सा पोर्ट होता है? 13। और डीएनएस 53, एफटीपी का कौन सा पोर्ट है? 21। ठीक है। अब देखो, एक तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन हो जाती है, जो आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा प्रोसेस राइट साइड पे दिया है, तो आई बिलीव तुम सारे इसे कैलकुलेटर से भी कर लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कैलकुलेटर से ना कर पाए, वो एग्जाम में वो प्रोसेस याद करके आए, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, जी सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कोई 2-3 स्लाइड्स रहती हैं, इनमें हम सिर्फ ये बात करेंगे, ये यूज केसेस हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, कि भाई टीसीपी की सर्विस क्यों यूज करें और यूडीपी की क्यों यूज करें। जबकि बज़ाहिर तो मुझे लगता है यूडीपी की सर्विस यूज होनी ही नहीं चाहिए। भाई, तुम लोगों को लग रहा है यूडीपी की सर्विस यूज होनी चाहिए? भाई, जब ऑर्डर आ रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ यूडीपी आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्टेबल है? अल्दो के बहुत ज्यादा ऐसे केसेस नहीं होते, कम केसेस होते हैं, लेकिन कहाँ पे एक्सेप्टेबल है? हाँ जी, कौन बताएगा? सवाल ऐसे नहीं है। केसेस हैं जहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अच्छा देखो, एक सामने स्क्रीन पे तुम्हारे आ रहा है कि डीएनएस कैन यूज एदर टीसीपी और यूडीपी। देखो, डीएनएस का केस ऐसा होता है कि डीएनएस बेसिकली क्या करता है, आपके जो भी एक डोमेन नेम होता है उसका आईपी एड्रेस निकाल के दे रहा होता है ना, ऐसे ही है। तुम सबने डीएनएस की लैब की है भाई? जी सर, की हुई है। डीएनएस ये करता है कि एक डोमेन नेम है, उसका आईपी एड्रेस बता रहा होता है, ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, अब ऐसा केस है, देखो इसका साइज बहुत कम होता है। अगर 512 बाइट के अंदर है तो वो सिंगल सेगमेंट में चला जाएगी ये इंफॉर्मेशन। जब जो इंफॉर्मेशन सिंगल सेगमेंट में जा सकती है, उसके लिए हमें एक से ज्यादा सेगमेंट की जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम यूडीपी यूज करेंगे, टीसीपी यूज करेंगे? सर यूडीपी करेंगे ना, क्योंकि हमारे तो बहुत ज्यादा सेगमेंट ही नहीं है, एक सिंगल डाटाग्राम है, वो चला गया। अब हमारे ओवरहेड बच गए, उसके ऊपर जो हमने बहुत सारे प्रोसेस करने थे, एक्स्ट्रा हेडर डालने थे सीक्वेंस नंबर का, उसके फ्लो कंट्रोल को मैनेज करने का, कि ओवरऑल डाटा ही एक जो है डाटाग्राम में आया, वो एक सेगमेंट गया और काम पूरा हो गया। टीसीपी की जरूरत है इधर, नहीं है? नो सर। If we use TCP here, we are imposing extra overhead. What would be happen? This service would slow down due to extra overhead, more bandwidth required, and DNS is required for every request you are sending to internet, because every time you need to resolve that specific host name with IP address,
So it's good to use UDP for DNS services because there are not much datagrams or segments. When there is only single datagram, then why we need to use TCP? We will simply use UDP packet. Is it clear to everyone? सर एक मिनट, एक क्वेश्चन सर। हाँ पूछो। सर 512 से सर बाइट से कम होगा सर, फिर वहाँ पे हम यूडीपी यूज करेंगे, और जहाँ से बढ़कर होगा तो फिर टीसीपी यूज करेंगे। हाँ, ये वाला केस है कि अगर देखो, एक तो जनरल ये काम ही यूडीपी पैक आप नहीं करते, ये तो सर्विस ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है ना, ये सर्विस ऑपरेटिंग यूडीपी पे करती है ये, ठीक है। और आपके मोस्टली पैकेट 512 से कम होते हैं। अगर ऐसा होता है किसी केस में पैकेट अगर बढ़ जाए ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, तो फिर वो टीसीपी यूज करेगा। लेकिन 99, 95, 98% बल्कि जो है आपका यूडीपी यूज होता है, इवन 99% यूडीपी यूज होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो आईपी एड्रेस उसके रिस्पांस में आता है उसका साइज ही कम होता है, 512 बाइट्स के अंदर वो आ जाता है, तो आपका डीएनएस यूडीपी यूज करता है। सो दिस इज द यूज केस, DNS which require less than 512 bytes. That's why we use UDP for DNS service. ठीक है। अच्छा, दूसरा केस देखो भाई, अब तुम्हारी ईमेल है, ईमेल पे अगर एक अटैचमेंट है 500 MB की, ठीक है, या छोटी कर देते हैं 10 MB की, तो 10 MB की अटैचमेंट है और ईमेल है, वो टीसीपी यूज करेगा, यूडीपी करेगा? तो क्या है टीसीपी करेगा। देखो, ईमेल के केस में एक स्टैंडर्ड है, ईमेल नेवर यूज अ यूडीपी, इट ऑलवेज यूज टीसीपी। SMTP use TCP 25 because in email every single dot is critical. You have to place dot exactly the same location, exactly the same position. If you mix the character and if you place the different character at different locations because you are receiving at different packets in different order, if you place in an email, that would be a problem. So in case of email, you always require TCP because of the criticality of that specific document. Okay? ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। और आपकी ईमेल मोस्टली 512 बाइट से ऊपर ही होती है, उसके हेडर्स वेडर्स सारी चीजें मिला के उसका साइज वैसे ही बढ़ जाता है। और कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं होता आप छोटी ईमेल कंपोज कर दें, जब उसके लवाजमात आएंगे, हेडर्स आएगा, सारी चीजें आएंगी, तो वो वैसी साइज बड़ा हो जाएगा। तो SMTP जो कि ईमेल का प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट ऑलवेज यूज TCP। UDP is not usable in this case. ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया? क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब लास्ट स्लाइड है, दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसमें हम देख रहे हैं लार्ज टेक्स्ट फाइल। ये सारे केसेस तुम लोग पढ़ लेना, इन केसेस के बेसिस पे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 24.6 में ये बात कर रहे हैं कि स्काइप या ऑडियो वीडियो की हम बात कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो और स्काइप में यूडीपी यूज होना चाहिए या टीसीपी होना चाहिए? यूडीपी। जी, क्या बताया? यूडीपी। यूडीपी क्यों होगा बेटा? सर उस्मान की क्लास स्टार्ट होना है। टीसीपी होगा सर। अच्छा ठीक है, उस्मान की क्लास बस इसे खत्म कर रहे हैं। सर, तो भाई यूडीपी अटेंडेंस लेके खत्म करते हैं, ठीक है। इसमें देखो यूडीपी इस वजह से होगा कि एरर्स तो वैसे ही बहुत कम आते हैं, ठीक है। हमने बात की थी कि सारे इतने अच्छे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर तुम एक वीडियो देख रहे हो और उसमें एक पैकेट अगर कोई गलत आ जाता है तो वीडियो में तुम्हें फील नहीं होगा, लेकिन अगर तुम क्वालिटी मेंटेन करोगे तो तुम्हारी वीडियो की स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सारे पैकेट आके एप्लीकेशन में डिलीवर होने से पहले सीक्वेंस में लग रहे होंगे तो तुम्हारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पीछे जो पैकेट अराइव हुए हैं उनकी सीक्वेंसिंग सेट हो रही है, ठीक है। तो वो प्रोसेस में कोई एक भी पैकेट अगर डिले से आया
वो सारे सीक्वेंस उसका वेट कर रहे होंगे और वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पे नहीं आएगी। तो ज्यादा बेहतर है कि वीडियो में अगर कोई माइनर सा कोई पैकेट आगे पीछे हो गया तो वो एक लकीर सी आ जाएगी जो कि यूजर इग्नोर कर देता है। क्लियर हो गया? यस सर। इसी तरह वॉइस में भी माइनर सी कोई चीज आएगी जो यूजर इग्नोर कर देगा या पूछेगा हाँ जी क्या कहा था दोबारा बता देना। क्लियर हो गया? सर इसमें फिर यूडीपी यूज होता है ना? इसमें यूडीपी यूज होता है, ठीक है। हालांकि लग रहा है बहुत क्रिटिकल सर्विस है लेकिन यूडीपी यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद हम सेशन खत्म कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।